हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज विश्व इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पर हम टॉप एमसीक्यूज देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा 1789। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। ये फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का दौर था जो राजशाही को उखाड़ फेंकने और कट्टरपंथी राजनीतिक गुटों के उदय से चिन्हित था। वर्ष 1789 महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह समय था जब शाही अधिकार के प्रतीक बेस्टिल पर हमला हुआ, जिससे क्रांति की शुरुआत हुई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1789 में स्टार्ट हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट, क्रांति से पहले फ्रांस में किस प्रकार की सरकार थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर दीजिए क्योंकि आपका लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, क्रांति से पहले फ्रांस में किस प्रकार की सरकार थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण सम्राट। ठीक है, पूर्ण सम्राट की सरकार थी क्रांति से पहले। देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम, क्रांति से पहले फ्रांस में पूर्ण सम्राट सरकार थी। इसका मतलब यह है कि राजा या रानी के पास देश पर पूर्ण और असीमित शक्ति थी। सम्राट के पास निर्णय लेने, कानून पारित करने और अन्य शाखाओं या संस्थानों में किसी भी सीमा या जांच के बिना सरकार को नियंत्रित करने का अधिकार था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और पूर्ण राजशाही को उखाड़ फेंका गया। अंततः फ्रांस में एक गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहले यहाँ पर पूर्ण सम्राट की सरकार थी। क्रांति के आरंभ में फ्रांस का शासक कौन था? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका ए, लुई 16। ठीक है, आपको याद करना है कौन है ये। तो ये है लुई 16। क्रांति के आरंभ में फ्रांस के ये शासक हुआ करते थे। देखिए, लुई 16वें क्रांति की शुरुआत में फ्रांस के शासक थे। वह 1774 में सिंहासन पर बैठे और उनके शासनकाल को आर्थिक संकट और सामाजिक अशांति से चिन्हित किया गया, जिसके कारण अंततः 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी लोगों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और आवश्यक सुधारों को लागू करने में लुई 16 की असमर्थता ने बढ़ते असंतोष में योगदान दिया और अंततः क्रांति के दौरान उनके पतन और फांसी का कारण बना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लुई 16 का नाम आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक के विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को विद्रोह के लिए प्रभावित किया? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉक। ठीक है, आपको याद रखना है लॉक। किस दार्शनिक के विचारों ने? तो लॉक के जो विचार थे उन्होंने फ्रांसीसी लोगों को विद्रोह के लिए क्या किया था? प्रभावित किया था। देखिए, लॉक के विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को विद्रोह के लिए प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों, सीमित सरकार और दमनकारी शासकों के खिलाफ विद्रोह करने के अधिकार की अवधारणाओं की वकालत की थी। सामाजिक अनुबंध में उनका विश्वास और यह विचार है कि सरकार को लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। फ्रांसीसी नागरिकों के साथ प्रतिध्वनित्व हुआ जो पूर्ण राजशाही को उखाड़ फेंकने और एक अधिक लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करने की मांग कर रहे थे। लोग के लेखन, जैसे कि उनकी पुस्तक टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए बौद्धिक औचित्य और प्रेरणा प्रदान की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके कौन से दार्शनिक थे वो? तो वो थे जॉन लॉक। आपको याद रखना है। किस क्रांति ने फ्रांस में लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिकी क्रांति ने। ठीक है, कौन सी क्रांति है जिसने लोगों को प्रभावित किया? तो वो थी अमेरिकी क्रांति। देखिए, अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि इसने प्रदर्शित किया कि उपनिवेशवादियों के एक समूह के लिए एक शक्तिशाली राजशाही को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंकना संभव था। स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचार जो अमेरिकी क्रांति के केंद्र में थे, ने फ्रांसीसी लोगों को अपने देश में इसी तरह के बदलाव की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। अमेरिकी क्रांति की सफलता ने फ्रांसीसी राजशाही के अधिकार को भी कमजोर कर दिया और क्रांति के विचार को फ्रांसीसी आबादी के लिए अधिक व्यवहार और आकर्षक बना दिया। तो कौन सी क्रांति से प्रेरित हुए थे ये? तो अमेरिकी क्रांति से प्रेरित थे। फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाले दो मुख्य कारक क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, समाज में विभाजन और धन संबंधी समस्याएं। ये दो मुख्य कारण थे फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने के।
देखिए, फ्रांसीसी क्रांति मुख्य रूप से समाज में विभाजन और धन की समस्याओं के कारण हुई थी। इन कारकों ने निम्न वर्गों के बीच असमानता और अन्याय की भावना पैदा कर दी, जो भारी करों के बोझ तले दबे थे और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। समाज में विभाजन, जैसे कि विशेष अधिकार प्राप्त कुलीनों और गरीब किसानों के बीच भारी अंतर ने असंतोष को और बढ़ा दिया। इन कारकों के संयोजन ने अंततः व्यापक सामाजिक अशांति और परिवर्तन की इच्छा को जन्म दिया, जिसकी परिणति फ्रांसीसी क्रांति में हुई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समाज में विभाजन और धन की समस्या, ये दो महत्वपूर्ण कारक थे जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 3 भागों में। ठीक है, फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। देखिए, फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। इससे पता चलता है कि फ्रांसीसी समाज में 3 अलग अलग सामाजिक वर्ग या समूह थे। आगे के संदर्भ के बिना विशिष्ट विभाजनों या वर्गों को निर्धारित करना मुश्किल है, लेकिन यह उत्तर इंगित करता है कि फ्रांसीसी समाज के भीतर कई विभाजन थे, जिनमें मेन जो विभाजन थे वो 3 बताए गए हमको। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट एस्टेट किस समूह से बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट एस्टेट किस समूह से बना था, इसमें कौन लोग आते थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पादरियों का समूह। ठीक है, जो पादरी थे चर्च के, वो फर्स्ट एस्टेट में शामिल थे। देखिए, पहला एस्टेट पादरी वर्ग से बना था। सामंती समाज में पादरी एक विशेष अधिकार प्राप्त स्थान रखते थे और उन्हें सर्वोच्च सामाजिक वर्ग का हिस्सा माना जाता था। वे धार्मिक मामलों के लिए जिम्मेदार थे और समाज में महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव रखते थे। इस समूह में बिशप, पुजारी और अन्य धार्मिक अधिकारी शामिल थे, जो कई करों से मुक्त थे और विभिन्न विशेष अधिकारों और भूमि स्वामित्व का आनंद लेते थे। तो अगर पूछा जाए कि पहले एस्टेट में कौन शामिल थे, तो पादरी वर्ग पहले एस्टेट में शामिल था। देखिए, दूसरे एस्टेट किस समूह से बना था, ये भी पूछा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, रईसों से, है ना। जो धनी वर्ग था वो पूरा किसमें शामिल था? दूसरे एस्टेट में। देखिए, दूसरा एस्टेट अमीरों से बना था, पूर्व क्रांतिकारी फ्रांस सामाजिक संरचना में। द्वितीय एस्टेट में अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग शामिल थे। उनके पास महत्वपूर्ण शक्तियां और विशेष अधिकार थे, जिनमें कुछ करों से छूट और सरकार और सेना में उच्च रैंकिंग पदों पर रहने की क्षमता शामिल थी। कुलीन एक छोटा लेकिन प्रभावशाली समूह था, जिसने उस समय की राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पहला वर्ग किसका था? पादरी का। और दूसरा वर्ग किसका था? अमीरों का। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, तीसरा एस्टेट किस समूह से बना हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, आम आदमी। ठीक है, जो तीसरा एस्टेट था वो आम आदमियों से बना हुआ था। देखिए, तीसरा एस्टेट आम लोगों से बना था। इस समूह में अधिकांश आबादी शामिल थी, जिसमें किसान, श्रमिक और मध्यम वर्ग शामिल थे। वे पादरी या कुलीन वर्ग का हिस्सा नहीं थे, जिन्होंने क्रमशः प्रथम और द्वितीय संपदा बनाई थी। आम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की मांग की, जिससे राजशाही को उखाड़ फेंका गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिए। किस समूह ने करों का भुगतान किया? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आम आदमी। जो आम लोग थे, जो तीसरे एस्टेट के लोग थे, उन्होंने टैक्स देते थे, वो है ना, करों का भुगतान करते थे। आम लोगों ने करों का भुगतान किया। इसका तात्पर्य समान लोगों या निम्न सामाजिक वर्गों से है, जो पादरी या कुलीन वर्ग का हिस्सा नहीं थे। वे सरकार को कर चुकाने के लिए जिम्मेदार थे। पादरी वर्ग धार्मिक अधिकारों को संदर्भित करता है और कुलीन अभिजात या उच्च वर्ग थे। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आगे के संदर्भ के बिना व्यापक स्पष्टीकरण प्रदान करना मुश्किल है, कि हम इसको इतना व्यापक नहीं बता सकते, लेकिन जैसा हमें पता है उस हिसाब से इस तरीके से कि आम लोग जो थे वो टैक्स देते थे और बाकियों का टैक्स माफ था। तृतीय एस्टेट में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा बी, 80। ठीक है, 80 लोग जो थे तृतीय एस्टेट में, वो 80% लोग किसान थे। देखिए, सही उत्तर 80 है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस में तीसरा एस्टेट किसानों सहित आम लोगों से बना था। चूंकि उस समय अधिकांश फ्रांसीसी आबादी किसान थी, इसलिए ये मान लेना उचित है कि तीसरे एस्टेट में लोगों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत किसान थे। मतलब 80% हम मान सकते हैं कि 80% क्या रहे होंगे? किसान रहे होंगे। फ्रांसीसी मध्य वर्ग किस समूह में आता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, आम लोग। फ्रांसीसी मध्य वर्ग आम लोगों में आता था। देखिए, फ्रांसीसी मध्य वर्ग आम लोगों के समूह में आ गया, मतलब आता था। इस समूह में ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो पादरी या रईसों का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सामान्य नागरिक थे जो मध्यम वर्ग से संबंधित थे। उनमें आमतौर पर पेशेवर, व्यापारी, कारीगर शामिल थे।
ना तो ये बहुत अमीर थे ना ही बहुत गरीब थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में हुए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों में मध्य वर्ग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रांति के पीछे किन लोगों को मास्टरमाइंड माना जाता था? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, मध्यम वर्ग। ठीक है, क्रांति के पीछे किन लोगों को मास्टरमाइंड माना जाता था? तो मध्यम वर्ग को। देखिए, मध्यम वर्ग को क्रांति के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता था क्योंकि उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे शिक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर थे, जिससे उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करने और नेतृत्व करने की क्षमता मिली। राजशाही और कुलीन वर्ग के खिलाफ उनकी शिकायतों के साथ साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समानता और सामाजिक न्याय की उनकी इच्छा ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। मध्यम वर्ग को निम्न वर्ग के कुछ वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था, जिससे वे क्रांति को आगे बढ़ाने में एक शक्तिशाली शक्ति बन गए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्यम वर्ग ने ही, मतलब सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का है तो वो मध्यम वर्ग का है इस क्रांति के लिए। फ्रांस में भोजन की कमी का कारण क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सूखा। ठीक है, फ्रांस में सूखा पड़ गया था जिसके कारण भोजन की कमी हो गई थी। देखिए, सूखे के कारण फ्रांस में भोजन की कमी हो गई। सूखा असामान्य रूप से कम वर्षा की लंबी अवधि है, जिससे फसलों और पशुओं के लिए पानी की कमी हो सकती है। पर्याप्त पानी के बिना फसलें बढ़ने में विफल हो जाती है और कम उपज देती है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन की कमी हो जाती है। इससे कीमतें भी बढ़ सकती है और खाद्य संसाधनों की कमी भी हो सकती है, जिसका असर पूरी आबादी पर पड़ता है। तो ये सूखे के कारण क्या हुआ था, वहां पर भोजन की कमी हो गई थी। फ्रांसीसी महिलाएं राजघरानों से उन्हें क्या देने की मांग कर रही थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रोटी। ठीक है, फ्रांसीसी महिलाएं राजघरानों से उन्हें रोटी देने की मांग कर रही थी। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी महिलाएं राजघरानों से रोटी की मांग कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोटी की भारी कमी थी, जो कि अधिकांश आबादी का मुख्य भोजन था। ऊंची कीमतों और रोटी की कमी के कारण लोगों, विशेषकर निम्न वर्गों में व्यापक भूख और असंतोष फैल गया। महिलाओं ने अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए शाही महल तक मार्च किया और मांग की राज परिवार उन्हें उनकी पीड़ा कम करने के लिए रोटी प्रदान करे। वर्साय में महिला मार्च के रूप में जानी जाने वाली इस घटना ने क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। किस घटना ने क्रांति को जन्म दिया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, तीसरे एस्टेट द्वारा बेस्टिल पर आक्रमण करना। इसी ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया है। देखिए, वह घटना जिसने क्रांति को जन्म दिया, वहां तीसरे एस्टेट द्वारा बेस्टिल पर हमला था। 14 जुलाई 1789 को हुई इस घटना से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। बेस्टिल शाही अधिकार का प्रतीक था और राजशाही के खिलाफ तीसरे एस्टेट के विद्रोह ने फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उनके असंतोष को प्रदर्शित किया। बेस्टिल के तूफान के कारण पूरे देश में व्यापक अशांति और विद्रोह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः राजशाही को उखाड़ फेंका गया और एक गणतंत्र की स्थापना की गई। तो 14 जुलाई 1789 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किस फ्रांसीसी कलाकार ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया के अपने सपने को दर्शाते हुए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, बी है फ्रेडरिक सोरियो। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया के अपने सपने को दर्शाते हुए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की। जैसा कि वह कहते हैं, श्रृंखला के पहले प्रिंट में यूरोप और अमेरिका के लोगों, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के पुरुष और महिलाएं को एक लंबी ट्रेन में मार्च करते हुए और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाया गया है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि 4 प्रिंट की एक श्रृंखला किसने तैयार की, तो फ्रेडरिक सोरियो ने। फ्रांसीसी क्रांति के बाद दुनिया के लिए फ्रांसीसी विरासत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये जो नारा है, ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही दिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति के बाद दुनिया को फ्रांसीसियों की विरासत है। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये 19वीं सदी के दौरान फ्रांस से यूरोप के बाकी हिस्सों में फैल गए, जहां सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसने जर्मनों, इटालियंस और ऑस्ट्रियाई लोगों को अपने दमनकारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। फ्रांसीसी शासक लुई सोल्वे किस वंश के थे? देखिए, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तब शासन किसका था? लुई सोल्वे का। ये कौन से वंश से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बारवन वंश। ठीक है, बारवन वंश से ये संबंधित थे।
देखिए फ्रांस के लुई सोल्वे वार्वन वंश से संबंधित थे। लुई सोल्वे का जन्म 23 अगस्त 1754 को हुआ और उन्होंने 1774 में राजगद्दी संभाली और 1791 तक सम्राट रहे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने दास प्रथा, अन्यायपूर्ण भूमि कर, भेदभाव आदि को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उनके सभी प्रयासों का फ्रांसीसी अमीरों ने विरोध किया। उन्होंने 1776 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अमेरिकियों का समर्थन किया। हालांकि इससे देश के लिए वित्तीय समस्याएं पैदा हुई, जिसके कारण उन्होंने लोगों पर कर बढ़ा दिए। इसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के साथ उन्हें लोगों के बीच बहुत अलोकप्रिय बना दिया था। तो याद रखना है कौन से वंश थे, वार्वन वंश से संबंधित थे लुई 16। फ्रांस के निम्नलिखित दो नेताओं में से किसने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, मिराबियो और अबे सिए। ठीक है, मिराबियो और अबे सिए के द्वारा नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देखिए इमानुएल जोसेफ सिएस, जिन्हें अबे सिए के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआती चरण और नेशनल असेंबली के गठन में शामिल थे। मिराबियो, जिन्होंने नेशनल असेंबली में सबसे महान शख्सियतों में से एक के रूप में जाना जाता है, ने एक संवैधानिक राजतंत्र की वकालत की। अबे सिए एक पादरी अपनी पुस्तिका तीसरा एस्टेट क्या है के साथ प्रमुखता से आए, जिसने तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों को अलग होकर नेशनल असेंबली बनाने के लिए प्रेरित किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा सी, वाटरलू। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसियों का सम्राट था। उसने फ्रांस पर 2 बार शासन किया। प्रथम शासनकाल 1804 से 1814 तक, दूसरा शासनकाल 1815 में हुआ। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास के सबसे महान कमांडरों में से एक माना जाता है। उन्होंने 70 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से केवल 7 ही हारी। अधिकतर अंत में उन्होंने हारी है, बाकी वो सभी लड़ाई जीतते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, वाटरलू की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। जब वाटरलू की लड़ाई हुई थी तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की। वाटरलू की लड़ाई के दौरान उन्होंने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन आर्थर वेलेजली को वेलिंगटन के पहले ड्यूक के रूप में जाना जाता है। उन्हें नेपोलियन का विजेता माना जाता है। 1815 में उन्होंने नेपोलियन को हराकर वाटरलू का युद्ध समाप्त किया। ड्यूक ऑफ कॉर्नवल एडवर्ड, प्रिंस ऑफ वेल्स, ब्लैक प्रिंस, जो कॉर्नवल के पहले ड्यूक बने, ये उनके बारे में भी है। लेकिन आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ज्यादा जानना है कि कौन था उस टाइम पे, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने नेतृत्व किया था फ्रांसीसी सेना का वाटरलू की लड़ाई में, लेकिन उनकी हार हो गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में ला पैट्री डैश को संदर्भित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पैतृक भूमि। ला पैट्री किसे कहा जाता था? पैतृक भूमि को कहा जाता था। देखिए 1789 में फ्रांस एक पूर्ण सम्राट के शासन के अधीन एक पूर्ण प्रादेशिक राज्य था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों के कारण राजशाही से संप्रभुता फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय को हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि यहाँ लोग ही हैं जो अब राष्ट्र का निर्माण करेंगे और इसके भाग्य को आकार देंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने विभिन्न उपाय और प्रथाएं शुरू की जो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा कर सकती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति ने इस शब्द को आधुनिक अर्थ दिया। कौन से शब्द को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गणतंत्र या रिपब्लिक को फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक अर्थ दिया था। देखिए फ्रांसीसी क्रांति ने गणतंत्र शब्द को आधुनिक अर्थ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांसीसी क्रांति से पहले गणतंत्र शब्द का प्रयोग अक्सर छोटे शहरों, राज्यों, समाज को संदर्भित करने के लिए किया जाता था जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासित होते थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गणतंत्र का विचार राजशाही को उखाड़ फेंकने और लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की स्थापना से जुड़ा हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने गणतंत्र को आधुनिक अर्थ प्रदान किया। किस क्रांति के लिए परिस्थितियां प्रिंट संस्कृति द्वारा निर्मित की गई?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रेंच क्रांति के लिए जो परिस्थितियां हैं वो प्रिंट संस्कृति द्वारा निर्मित की गई। फ्रांसीसी क्रांति का निर्माण प्रिंट संस्कृति द्वारा किया गया था। वोल्टेयर और रूसो जैसे प्रबोधन विचारकों के विचारों को छापने के कारण उन्हें बहुत से लोगों ने पढ़ा, इसलिए मुद्रण संस्कृति ने वे परिस्थितियां निर्मित की जिससे फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का काल था, जिसके परिणाम स्वरूप राजशाही शासन को उखाड़ फेंका गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। तो ये किससे संबंधित थी? प्रिंट संस्कृति द्वारा ये संपन्न हुई। किसके आरोहण के साथ 1790 के दशक में फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, नेपोलियन बोनापार्ट के आरोहण के साथ ही 1790 के दशक में फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस और उसके उपनिवेशों में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, जो 1789 में शुरू हुआ और 1799 में समाप्त हुआ। आपको याद रखना है कब समाप्त हुआ है, तो 1799 में। आधुनिक यूरोपीय इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई और 1790 के दशक के अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान के साथ समाप्त हुई। वह एक फ्रांसीसी राजनेता और सैन्य नेता थे जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक तोपखाने कमांडर के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट का नाम। फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबियन क्लब के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन थे? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। देखिए, जैकोबियन क्लब के संस्थापक का नाम मैक्समिलियन रॉबेस्पियर है। जैकोबियन क्लब को 1789 19 नवंबर में मैक्समिलियन रॉबेस्पियर द्वारा निरूपित या स्थापित किया गया था। यह विभिन्न धर्मों का संयोजन था और उसमें दोनों प्रमुख संसदीय गुट शामिल थे, जो कि 1790 के दशक की शुरुआत में माउंटेन और गिरोडिन है। यहाँ 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सबसे प्रभावशाली और सबसे मजबूत राजनीतिक क्लब बन गया। जैकोबिन सबसे क्रूर और कट्टरपंथी राजनीतिक समूह थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का गठन किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका संस्थापक कौन था? तो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। आपको नाम याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गिलोटिन क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लोगों का सिर काटने के लिए एक उपकरण में 2 डंडे और एक ब्लेड होता था जिससे सिर काटा जाता था, वो था गिलोटिन। ये आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकता आरे वाला यंत्र है। जिस व्यक्ति का सिरोच्छेद करना होता था उसके गर्दन को गड़ासे के सीधे नीचे रखा जाता था। ऊंचाई से एक भारी चीज आकर गड़ासे के ऊपर टक्कर मारती थी, जिससे व्यक्ति का सिर तुरंत कटकर अलग हो जाता था और एक टोकरी में जाकर गिर जाता था। तो ये गिलोटिन जो है ये सिर काटने का एक मशीन थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ठीक है, 100वीं वर्षगांठ बनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1889। आपको पता है 1789 में स्टार्ट हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, तो इसकी 100वीं वर्षगांठ जब 1889 में बनाई गई तब एफिल टावर का निर्माण किया गया। देखिए, एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित एक स्मारक है। इसे फ्रांसीसी क्रांति के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। टावर का नाम इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पर रखा गया है। निर्माण 1887 में शुरू हुआ और 1889 में पूरा हुआ। वास्तुकार स्टीफन सोवेस्टर, ठीक है, स्टीफन सोवेस्टर इसके वास्तुकार थे। 1889 में पूरा होने पर एफिल टावर दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको और कौन से वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपके लिए वो वीडियो जरूर लाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।